मालेगांव ब्लास्ट में सभी नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। मालेगांव के बम विस्फोट में जिस तरह से हिंदू नेताओं को, सनातन धर्म से जुड़े हुए संतों को, प्रचारकों को, सेना से जुड़े हुए कर्नल पुरोहित को और कुछ दूसरे चेहरों को, अभिनव भारत से जुड़े हुए लोगों को फंसाया गया था। और अब तक ये चीजें तो सामने आ चुकी हैं कि 2009 में चूंकि लोकसभा चुनाव था और उसी के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी के कुछ शीर्ष नेतृत्व के लोगों ने प्रेशर बिल्डअप करके या साजिश रच के पूरे घटनाक्रम को एक अलग रंग देने की कोशिश की थी। भगवा आतंकवाद का एक नैरेटिव सेट किया गया था और उस समय समझौता एक्सप्रेस हो, मालेगांव हो और 3 दूसरे केस हों, जिसमें स्वामी असीमानंद से लेकर के साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल पुरोहित समेत कई लोगों को, उसमें सभी अभियुक्त हिंदू थे। और ये एस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई थी कि केवल इस्लामिक आतंकवाद नहीं, अब तो हिंदू आतंकवाद भी उसके मुकाबले के लिए शुरू हो चुका है। लेकिन हम देख रहे हैं कि मालेगांव बम ब्लास्ट के फैसले में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, पुरोहित साहब और दूसरे जितने भी लोग थे, सातों के सातों, उनको बरी किया गया है। 3 स्तरीय जांच हुई थी। पहले मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस के पास ये केस था, फिर एटीएस बनाई गई, उसके बाद 2011 में एनआईए को ये जांच सौंपी गई। लेकिन एक और चौंकाने वाला तथ्य सामने आ रहा है। एटीएस की उस टीम के ही एक अहम सदस्य रहे महबूब अब्दुल करीम मुजावर, इन्होंने कैमरों पर आकर के ये खुलासा किया है कि मुझे सर्विस सीक्रेट फंड से पैसे दिए गए थे, मुझे नागपुर भेजा गया था, मैं कई दूसरी जगहों पर भी गया था। और परमवीर सिंह जो आईपीएस उस समय एटीएस में भी थे करकरे के साथ, उन्होंने ये टास्क दिया था कि मोहन भागवत को उठा करके लाना है। ये चौंकाने वाली सूचना है। और केवल मोहन भागवत की बात नहीं है, जानकारी तो ये भी मिल रही है कि योगी आदित्यनाथ की तरफ भी टेढ़ी निगाह रखी जा रही थी और किसी बहाने उन पर भी हाथ डालने की और उनको भी मालेगांव या किसी दूसरे केस में फंसाने की एक बहुत बड़ी साजिश रची गई थी। मेरे साथ जुड़ रहे हैं वीरेंद्र नाथ भट्ट जी और उन्हीं से इस मुद्दे पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो कुल मिलाकर के पहले तो ये बताइए साहब कि जो ये मालेगांव या समझौता एक्सप्रेस वाला तो मामला अभी भी चल रहा है, लेकिन मालेगांव में तो फैसला आ गया है और इसमें अदालत ने मान लिया है कि इनको फंसाया गया था। जो इन पर आरोप चस्पा किए गए वो साबित नहीं कर सकी हैं एजेंसियां, मोटरसाइकिल का हो, बम रखने का हो, या इसके पीछे कोई साजिश रची गई हो, बम बनाया गया हो, कुछ भी स्टेब्लिश नहीं हुआ है। तो एक नैरेटिव सेट करने के लिए और सनातनियों को बदनाम करने के लिए क्या ये सब षड्यंत्र रचे गए थे 2009 के लोकसभा चुनाव में लाभ उठाने के लिए? और जो नया खुलासा आया है इस पर भी कि मोहन भागवत तक पर हाथ डालने, उनको उठाने, उनको गिरफ्तार करने की बहुत बड़ी साजिश रची गई थी। आप तो 2008 के केस की बात कर रहे हैं, आज 2025 है। 2025 में कांग्रेस अपने इस्लाम प्रेम में अब और आगे जा चुकी है। और आप अगर ऑपरेशन सिंदूर में लोकसभा में जो चर्चा हुई
उस पे अगर प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण सुने, तो पीएम मोदी ने यहाँ तक कहा कि पाकिस्तान की आज कांग्रेस मुद्दों के लिए पाकिस्तान से आयात पर निर्भर है। और जो कुछ राहुल गांधी बोलते हैं, बिना किसी कॉमा फुल स्टॉप के पाकिस्तान अपने डॉसियर में, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो अपना डॉसियर देता है, उसमें राहुल गांधी का बाकायदे नाम लेकर के कहता है कि ये उन्होंने कहा। और जो इनके भाषण हैं, जो इनके बयान हैं, जो इनका भारत सरकार के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो विश्वमन है, वो पाकिस्तान के लिए कितने फायदे का है। प्रियंका गांधी जो है फिलिस्तीन में हिंसा हो रही है, उसका उसका बैग टांग के घूमती हैं। लेकिन अगस्त 2025 से हिंदुओं का बांग्लादेश में नरसंहार हो रहा है, उसके बारे में आज तक उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। छत्तीसगढ़ में केरला की जो क्रिश्चियन नन है, जो वहां पर हिंदुओं को पैसा दे करके ईसाई बनाने का जो रैकेट है, जो पूरा एक माफिया गिरोह का जो काम जो वहां चल रहा है, उन नन को पकड़ लिया गया, तो केरला के सारे एमपी संसद भवन के सामने खड़े होकर धरना दे रहे हैं। ये सारी घटनाएं पिछले 2 दिनों की हैं, 2 दिनों की, 4 दिनों की। तो कांग्रेस का ये इतिहास रहा है। और और ज्यादा और इसमें आश्चर्य की क्या बात है, 1920 में महात्मा गांधी ने जिस तरीके से तुर्की के खलीफा की सत्ता की बहाली के लिए जो खिलाफत आंदोलन चलाया था, जिसको बाद में कांग्रेस ने बड़ी चालाकी से नाम बदल दिया असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और लोगों और हिंदुओं को ये बहका दिया गया कि ये खिलाफत का मतलब जो है खलीफा तुर्की का नहीं है, खिलाफत मतलब हम अंग्रेज के खिलाफ हैं। तो खिलाफत शब्द जब बोलता है, जब आप कहते हैं कि कि मैं कहूँ कि मैं ओंकार चौधरी की खिलाफत कर रहा हूँ, तो उर्दू का शब्द है मुखालफत। खिलाफत का मतलब होता है खलीफा की नाम की का इंस्टीट्यूशन। प्रॉफिट के बाद जो जो उनके उत्तराधिकारी बने, उनको इस्लाम में खलीफा कहा जाता है। तो और 4 खलीफाओं का युग सबसे ये इस्लाम की हिस्ट्री में इसको इसको माना जाता है कि ये गोल्डन पीरियड है, खुलफाए राशिदीन, उमर, अबू बकर, उस्मान और अली, 4 खलीफा। तो उसी तरीके से टर्की का जो सुल्तान था, वो अपने को खलीफा कहता था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एलाइड फोर्सेस ने, ब्रिटेन, फ्रांस ने मिल करके टर्की को हरा दिया और सुल्तान का पूरा इलाका छीन लिया जो ईस्टर्न यूरोप और पश्चिम एशिया में था। लेकिन उसकी बहाली के लिए महात्मा गांधी जो है भारत में आंदोलन चला रहे थे, और इसको मुसलमानों ने ये समझा कि चलो अब तो जो है गांधी जी भारत में भी खलीफा का हुकूमत ला रहे हैं। और कोहट में, कानपुर में और मल्लापुरम केरला में दंगे हुए, हिंदुओं का नरसंहार हुआ और कांग्रेस चुप रही। और जिनको बड़ा भारी क्रांतिकारी कहा जाता है, लखनऊ के मोहान कस्बे के मौलाना हसन मोहानी, जब महात्मा गांधी वहां गए तो मौलाना हसन मोहानी ने इसका विरोध किया था। और कांग्रेस इसकी कोई जांच करे, कोई इसकी रिपोर्ट सबमिट हो, हसन मोहानी ने इसका विरोध किया था और वो लखनऊ गई थे, लखनऊ उन्नाव रोड पे। तो ये है कांग्रेस का इतिहास। और आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये बातें भी चर्चा में आई कि 2008 में 26 नवंबर को जो घटना हुई, जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद था और बंबई के ताज होटल पे हमला हुआ, तो उसके बाद इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के अफसरों ने और विदेश मंत्रालय ने प्रणब मुखर्जी के सामने ने ये प्रस्ताव रखा कि कि पाकिस्तान को उसका जवाब देना चाहिए। यूपीए सरकार के समय पी शिवशंकर जो उस समय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे, एनएसए थे, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, प्रणब मुखर्जी ने अपनी मीटिंग समाप्त कर दी। तो कांग्रेस तो जो है मुस्लिम परस्त पार्टी आज से नहीं 100 साल से है। और जो कुछ इन्होंने किया, और खाली मालेगांव के मामले में इन्होंने जो है कर्नल पुरोहित को नहीं फंसाया। गुजरात में 2002 का जो दंगा हुआ था, उसके बाद उस समय के तत्कालीन चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और गृह राज्य मंत्री अमित शाह को भी फंसाने का हर संभव प्रयास किया गया था। अमित शाह को तो जेल तक भेज दिया गया था। और आपको याद होगा, जब इशरत जहां जो लश्कर तैयबा की जो टेररिस्ट थी, वो अयोध्या भी आई थी और वो अहमदाबाद में पुलिस एनकाउंटर में मारी गई थी और उसकी सीबीआई ने जांच की थी और वो मामला खत्म हो गया था।
और उसको जो जो इस समय बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार ने उसको बिहार की बेटी बताया था। और वो बंबई के पास एक एक जो है छोटा पाकिस्तान बनाया है कांग्रेस सरकार ने, उसका नाम है मुमरा, वहां की रहने वाली थी। और उसको वो बिहार की बेटी बता रहे थे, निर्दोष बता रहे थे। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि एक मुस्लिम लड़की जो अविवाहित है, वो गैर मर्दों के साथ अयोध्या में क्या कर रही थी, वो गैर मर्दों के साथ अहमदाबाद में क्या कर रही थी। उसका भी जो है उसके मामले में भी फंसाने की कोशिश हुई थी अमित शाह जी को और प्राइम मिनिस्टर मोदी को। और उस समय जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के स्पेशल डायरेक्टर जो कि पोस्टेड थे अहमदाबाद में, उन्होंने इसका विरोध किया था। और उसके बाद जो है यहाँ तक हो गया, सीबीआई को कहा गया कि आप इंटेलिजेंस ब्यूरो के स्पेशल डायरेक्टर राजेंद्र कुमार को भी एक्यूज बनाइए। पूरे ब्यूरोक्रेसी में इसका विरोध हुआ और उस समय डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो थे आसिफ करीम, उन्होंने इसका विरोध किया, कैबिनेट सेक्रेटरी ने इसका विरोध किया और होम सेक्रेटरी ने इसका विरोध किया कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के किसी भी अधिकारी को किसी क्रिमिनल केस में आरोपी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसी पूरे दुनिया में पर्दे के पीछे रह के काम करती हैं। इंटेलिजेंस एजेंसी के बारे में किसी अखबार में कोई खबर छप जाए, कभी इंटेलिजेंस एजेंसी उस पे अपनी प्रतिक्रिया नहीं देती है, ना खंडन और ना कंफर्मेशन, क्योंकि फिर इंटेलिजेंस एजेंसी कभी अपने अस्तित्व को ही नहीं स्वीकारती। जब वो अपने अस्तित्व को ही नहीं स्वीकारते हैं तो वो किसी ऑपरेशन में अपना इन्वॉल्वमेंट कैसे मान लेंगे। और उसके अलावा अ, जब जब चिदंबरम गृह मंत्री थे मनमोहन सिंह की सरकार में दूसरे कार्यकाल में यूपी के 2009 से 14 के बीच में, तब एक आर.एस. मानी अंडर सेक्रेटरी होम थे। कैसे-कैसे हिंदू टेरर का पूरा नैरेटिव गढ़ा गया, कैसे पूरी कहानी गढ़ी गई और कैसे जो है ये सारे नेताओं को फँसाने का पूरा अभियान चलाया गया। उन्होंने 2 किताबें लिखी हैं आर.एस. मानी, उसमें बहुत विस्तार से इन चीज़ों का ब्यौरा दिया गया है। और मैं तो कहता हूँ और मुझे तो आश्चर्य है पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी का जो धैर्य है कि आज तक 11 साल हो गए, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक भी ऐसा काम नहीं किया जिससे कोई उनके बारे में आरोप तो छोड़िए, उसको ये आभास भी हो सके कि पीएम कोई बदले की कार्रवाई कर रहे हैं। जो कुछ भी हो रहा है, वो कानून की प्रक्रिया के तहत हो रहा है, कोर्ट में ट्रायल चल रहा है। सरकार ने कुछ भी जो है कोई हस्तक्षेप करने का प्रयास नहीं किया। हालाँकि उसके बावजूद भी ये आरोप लगाया जा रहा है कि मालेगाँव ब्लास्ट केस का जो इन्वेस्टिगेशन है, वो महाराष्ट्र एंटी टेरर स्क्वाड से लेकर के एनआईए को सौंप दिया गया। एनआईए को इसलिए सौंप दिया गया था, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक नेशनल एजेंसी है। और जितनी भी आतंकवादी घटनाएँ होती हैं, उसका मामला हमेशा बहुराज्यीय होता है, इंटर स्टेट होता है। वो कोई एक राज्य में नहीं होता है। और उसमें ज़्यादातर मामले ऐसे होते हैं कि उनके तार जुड़े होते हैं सीमा पार से और पाकिस्तान से। और उसका जो है जो उसका हब है वो है बम्बई। तो इसलिए जो है एनआईए को ये मामला दिया गया था। और जब से ये जजमेंट आया है ये बॉम्बे एनआईए कोर्ट का, ये कहानी बताई जा रही है कि अगर नरेंद्र मोदी सरकार ना होती तो साध्वी प्रज्ञा को और कर्नल पुरोहित को सजा हो गई होती। और सबसे जो मामला खतरनाक, सबसे गंभीर मामला है, वो कर्नल पुरोहित का है। कर्नल पुरोहित को जब इस मामले में फँसाया गया, तब वो जम्मू में पोस्टेड थे और मिलिट्री इंटेलिजेंस में आईएसआई पाकिस्तान के इंडिया के ऑपरेशन के ऊपर वो काम कर रहे थे। और वो उस मॉड्यूल को, उस पूरे रैकेट को बस्ट करने वाले थे। उनको ना ही न केवल उनको भारतीय सुरक्षा से जुड़े हुए इतने महत्वपूर्ण मामले से हटा लिया गया, उनको एक फर्जी मामले में फंसा दिया गया, उनको 9 साल जेल में रखा गया। अंततः उनकी सुप्रीम कोर्ट से बेल हुई। और कांग्रेस के लोग कितने अपराधी हो सकते हैं कि उन्होंने अब अपने अपने राजनीतिक विरोधियों से निपटने के लिए भारत की सेना जैसी संस्था को भी कलंकित करने, दूषित करने, बदनाम करने और उसके रैंक में ये भाव पैदा करने की यहाँ पर भी जो है एक्सट्रीमिस्ट सोच के लोग हैं। और क्योंकि भारतीय सेना के बारे में जो उसकी इंटीग्रिटी है और जो उसकी इम्पार्शियलिटी है, आज तक कभी उस पे उँगली नहीं उठी है। तो कांग्रेस ने ये गंदा काम भी किया। और आपको याद होगा
उस समय कांग्रेस ने एक गंदा काम और किया था। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में इस बात की जनगणना कराई गई थी कि यहाँ कितने मुसलमान हैं, याद होगा आपको, और उसका बड़ा बिल्कुल। विरोध हुआ था। तो कांग्रेस कितने गंदे काम कर गई है, और ये इस देश की जनता की जो स्मृति है, जो मेमोरी है, वो इतनी छोटी होती है, वो कुछ याद ही नहीं रखते। उन्हें कुछ याद ही नहीं रहता कि 2 साल पहले क्या हुआ था। अब जैसे आज मैंने अभी शायद कल परसों कहा था, आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि आरबीआई की महंगाई की लिमिट है 4%। इंडिया में आज महंगाई की दर 2.4% है। इंडिया में ग्रोथ रेट 7.4% है। इतना लो इन्फ्लेशन, हाई ग्रोथ भारत के इतिहास में कभी नहीं रही। लेकिन लोग अभी भी किसी ना किसी बात से असंतुष्ट हैं कि साहब हमें खाद नहीं मिल रही। खाद इसलिए नहीं मिल रही कि मानसून समय के पहले आ गया और एरिया अंडर अंडर कल्टीवेशन ऑफ मक्का एंड धान बढ़ गया, और खाद की डिमांड बढ़ गई। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार 27% खाद ज्यादा बढ़ चुकी है। उसके बावजूद भी अभी कई जगह किल्लत है, और किल्लत की वजह यह है कि वो खाद सब नेपाल स्मगल होके चली गई। तो ये तो राष्ट्रीय सुरक्षा के जो मामले हैं, इनको पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल डिवीजन के आधार पे नहीं देखा जाना चाहिए। और 11 सालों में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने आचरण से यह सिद्ध करके दिखा दिया कि वो भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिकल, अगर राजनीतिक लाभ हमको मिल रहा है, तो हम किसी मामले में अपने देश की संस्थाओं का, सेना का, हम कहीं उनपे उपयोग करना तो बहुत दूर की बात है, हम उनपे आंच नहीं आने देंगे। हालांकि किसी कांग्रेस भी हर संभव आरोप लगा रही है चुनाव आयोग के ऊपर, और कांग्रेस ये भूल जाती है, नवीन चावला सोनिया गांधी की पसंद थे मुख्य चुनाव आयुक्त। और 1978 में जनता पार्टी की सरकार के बाद जो शाह कमीशन बना था, शाह कमीशन ने कहा था कि नवीन चावला को कभी भी कोई मुख्य धारा का पद न दिया जाए। और कांग्रेस के ही जमाने में जो एमएस गिल थे, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, रिटायरमेंट के बाद न कि उनको राज्यसभा का मेंबर बनाया गया, उनको केंद्रीय स्पोर्ट्स राज्य मंत्री बनाया गया, और फिर उस उन्होंने पर कॉमनवेल्थ गेम में घोटाला भी किया। ये और आज ये यही तो कांग्रेस जो है मोदी पर आरोप लगा रही है। ये अखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टी रही है, कदाचार में डूबी पार्टी रही है। इस पर फिर एक शो कर लेंगे। पर मैं हाँ। जो ये बात कह रहा था कि एटीएस के ही अधिकारी ने इतना बड़ा हाँ। खुलासा किया है कि मोहन भागवत तक को उठा लाने के लिए उसको नागपुर भेजा गया, कई जगहों पर भेजा गया, और कुछ सबूत मतलब गढ़ने के लिए कहा गया। उस अधिकारी को सुन लेते हैं कि उन्होंने एक्चुअल में कहा क्या। हम्म। हम्म। मेरे जो इंचार्ज थे मोहन भागवत के बारे में या मेरे तपास के बारे में, वो परमवीर सिंह और उससे भी हायर अथॉरिटी जो थे उनका आदेश था, और उनके आदेश के मुताबिक मेरे को महाराष्ट्र में से 10 कर्मचारी मेरे मदद के लिए दिए गए थे। सर्विस सीक्रेट फंड में से मेरे को पैसा दिया गया था। एटीएस के तरफ से ऑफिशियल मेरे को रिवॉल्वर दिया गया था, और जो भी जाने आने के लिए वारंट जो रहते वो भी दिया गया था। इस तपास के अंदर मैं इंदौर, अजमेर, नागपुर, बेलगांव, गोकाक वगैरह ठिकान जाके मैंने तपास किया। ये तपास करते वक्त उन्होंने जो आदेश दिया था मोहन भागवत जी के बारे में, वरिष्ठ अधिकारी थे वो, मोहन तुम्हारे परमवीर सिंह के अलावा और वरिष्ठ अधिकारी थे। उनका कहना ऐसा था कि पहले जाके मोहन भागवत को मिलके क्या तो उनका डिस्कशन हुआ है, अब तुम जाके उनको उठा के लाओ, ऐसा आदेश था। वो भयानक झूठे जो तब उस एक कंसेप्ट निकल के आया था तब, भगवा आतंकवाद के नाम पे ये तपास चल रहा था। तपास जो करना चाहिए वो नहीं हुआ। भगवा आतंकवाद, हिरवा आतंकवाद, ये जो
ये था, ये गलत था, झूठ था। और इतने बड़े आदमी को लाने के लिए मेरे पे जवाबदारी डाले थे, तो मेरे झूठ करने की मेरी कैपेसिटी नहीं है। मेरे को धाड़सी बोल के लिए थे उन्होंने, धाड़स से काम करेंगे, ये बहुत टेरर है, अमुक है, ऐसे इससे करे थे। तो मैंने जाके नागपुर में बहुत दिन तक रुका मैं, अच्छा, मगर वो काम नहीं किया मैं। क्यों आपके नहीं, वो झूठ काम है तो क्यों का सवाल ही नहीं आता, झूठा काम है। और ये कहीं तो भी अगर मैं लाता तो आज मेरी हालत क्या होती थी, मैं झूठ काम करता तो आज उससे बुरी हालत थी। मैं ये काम नहीं किया, इस वजह से मेरे पे झूठा गुना दाखिल हो गया एक, और उसके अंदर मेरे को अरेस्ट किया गया, अरेस्ट करके जेल में डाला गया। फिर मेरे पे चार्जशीट दाखिल हो गया। फिर मैं जितने मेरे पास एविडेंस थे और मेरा जो कहना है, मेरा एफिडेविट है, वो मैंने यहाँ के कोर्ट में पेश किया। ये इससे बड़ा खुलासा कोई हो नहीं सकता, इससे बड़ा बयान कोई हो नहीं सकता। और इस ऑफिसर ने सीधे परमवीर सिंह का नाम लिया है। भट्ट साहब, परमवीर सिंह आप ने एक जी फर्जी केस बना करके उद्धव ठाकरे के चीफ मिनिस्टर रहते हुए अर्णब गोस्वामी को भी गिरफ्तार किया था। ये अफसर एक समय में देवेंद्र फडणवीस का भी लाडला हुआ करता था। ऐसे लोगों को क्यों नहीं कटघरे में खड़ा किया जाता? और दिग्विजय जिस सिंह से परमवीर लेकर सिंह के कई लोग, उस समय जो नैरेटिव चलाया जा रहा था, दिग्विजय सिंह आज कह रहे हैं इस फैसले के बाद कि साहब मैंने तो राज्यसभा में खड़े होकर कह दिया था कि भगवा आतंकवाद की बात मैंने नहीं कही थी, ऐसा नहीं था वैसा। तो आपने भगवा आतंकवाद को इस्टेब्लिश करने वाली पुस्तक का विमोचन क्यों किया था? आप उस समारोह में क्यों शामिल हुए थे जाकर के? तो आज ये सबके इनके सुर बदले हुए हैं। लेकिन एक समय इन लोगों ने, यानी आईपीएस को, परमवीर को, उनकी टीम को, एटीएस को, सबको ये जिम्मेदारी सौंपी थी कि भगवा आतंकवाद को स्टेब्लिश करो, और इसके लिए चाहे आपको मोहन भागवत को ही क्यों ना गिरफ्तार करना पड़े। और एक और एटीएस से जुड़े हुए ही अफसर ने इसका खुलासा किया था कि मोहन भागवत, इंद्रेश कुमार, योगी आदित्यनाथ, एक और नाम लिया था, इन चारों को भी इसमें फंसाने का इरादा था। तो ये कितनी बड़ी साजिश थी। अरे नवंबर 19 में जब शिवसेना कांग्रेस की साझा सरकार महाराष्ट्र में बनी थी और उसके मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे थे, तब उद्धव ठाकरे ने इसी परमवीर सिंह को बॉम्बे का पुलिस कमिश्नर बनाया था। और इसी सरकार के समय मुकेश अंबानी के घर के पास एक मुंबई पुलिस का स्कॉर्पियो इंस्पेक्टर अरेस्ट हुआ था। स्कॉर्पियो अ, स्कॉर्पियो हाँ प्लांट की गई थी सचिन वाजे के जी, द्वारा। और जो शरद पवार की पार्टी है एनसीपी, जो उसके जो उसके होम मिनिस्टर थे, उनके ऊपर ये मामला आया था। और बाद में वो होम मिनिस्टर साहब कई साल जेल में रहे थे। तो अनिल ये सारा देशमुख। अपराध अनिल देशमुख जेल में रहे थे, आपको याद होगा। और वो इंस्पेक्टर बाद में, वो शायद इंस्पेक्टर अभी भी जेल में होगा, जो जो, जो मुकेश अंबानी से एक्सटॉर्शन या पैसा वसूली का षड्यंत्र कर रहा था। तो इन लोगों ने तो इतने अपराध किए हैं कि कोई देश में जानता ही नहीं है। और अगर सरकार कुछ करती है तो कांग्रेस कहना केवल ये शुरू कर देती है कि विरोधियों के खिलाफ जो है बदले की कार्रवाई हो रही है। और जो लोग विरोधी लोग बीजेपी के हैं, वो जाके कांग्रेस के पाले में खड़े हो जाते हैं। अरे भाई, सवाल कांग्रेस या बीजेपी का नहीं है, सवाल राष्ट्रीय सुरक्षा का है। जब एक व्यक्ति जो बॉम्बे पुलिस कमिश्नर या डीजी पुलिस के रैंक का अधिकारी है, और जब वो देश के बड़े नेताओं के खिलाफ, राष्ट्र की सुरक्षा के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को कानून के दायरे में लाया जाना चाहिए, वो किसी पार्टी की सरकार हो। ये सवाल बीजेपी कांग्रेस का नहीं है, सवाल देश का है, सवाल देश की सुरक्षा का है। ये सारी बातें होनी चाहिए जो मालेगांव के मामले का कोर्ट का फैसला आने के बाद अभी तक नहीं हो रही है। और कल तक जो है, परसों तक असदुद्दीन ओवैसी जो हैदराबाद का जिहादी है,
वो कह रहा था कि जो बॉम्बे में ट्रेन का जो सीरियल ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 188 लोग मारे गए थे और बहुत 1000 से ज्यादा उसमें घायल हुए थे, और उसमें उन लोगों को बॉम्बे हाई कोर्ट और उनको सेशन कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी, 6 या 7 लोगों को। उनको बॉम्बे हाई कोर्ट ने सबको बरी कर दिया और वो जेल से बाहर भी आ गए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को स्टे कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये राहत दी कि जो लोग जेल से रिहा हुए हैं वो वापस जेल में नहीं जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण काम ये भी किया, ये कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट के बॉम्बे ट्रेन सीरियल ब्लास्ट के जजमेंट को कभी भी एक मिसाल या नजीर या प्रेसिडेंट नहीं माना जाएगा। बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को स्टे भी कर दिया है। तो जो उनको बरी किया गया है, एक तरीके से बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, स्टे कर दिया है। तो जो लोग बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि मालेगांव केस में जो एनआईए की सेशन कोर्ट का जो फैसला आया है, क्या महाराष्ट्र गवर्नमेंट उसको हाई कोर्ट में चैलेंज करेगी? तो आज जो एटीएस के अधिकारी का जो खुलासा, जो बाइट अभी आपने सुनाया, उसके आने के बाद उन लोगों की आवाज आज ठंडी हो गई। अब वो ये नहीं कह रहे कि भाई हाई कोर्ट में आप चुनौती देंगे या नहीं देंगे, अब कोई नहीं बोल रहा है। तो और ये बात 2008 में भी कही गई थी कि मालेगांव एक गरीब मुसलमानों का, बुनकरों का एक कस्बा है, जो नासिक जिले में आता है। और एक भारतीय सेना का कर्नल और एक महिला जो जो आध्यात्मिक जीवन जी रही है, सन्यासी है, साध्वी प्रज्ञा, इस तरह के षड्यंत्र का हिस्सा कैसे हो सकते हैं? और महाराष्ट्र में और जो इस्लामी जिहाद और आतंकवाद का ईपी सेंटर मालेगांव कभी नहीं था, बंबई था। वो अगर आपको याद हो 1999 में जो काठमांडू से इंडियन एयर इंडिया की जो फ्लाइट को हाईजैक किया गया था और जिसको जो है लाहौर होते हुए काबुल ले जाया, वो कांधार ले जाया गया था, उसकी भी साजिश का केंद्र बंबई था। ट्रैवलिंग एजेंसी के कई लोग वहां पकड़े गए थे। शायद उसकी जांच अभी चल रही होगी, बहुत पुराना मामला है, उसको भी 25 साल हो गए और मामला ट्रायल में है, मुझे उसकी जानकारी नहीं है। तो मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। यह मामला ए पार्टी बी पार्टी की लाभ हानि का मामला नहीं है। जी। योगी आदित्यनाथ का एक बयान मेरे सामने है इस समय, मैं ये भी दर्शकों से साझा करके फिर आपकी एक प्रतिक्रिया इस पर जी। चाहूंगा। ये बयान दिया था योगी आदित्यनाथ ने, और मैं तारीख भी बता देता हूं, 29 दिसंबर 2021 फर्रुखाबाद में थे ये। और इन्होंने कहा था कि हिंदू नेताओं को मालेगांव मामले में फंसाने की साजिश के लिए माफी मांगे कांग्रेस। कभी नहीं मांगे। बयान देख लेते हैं क्या कहा इन्होंने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस से वर्ष 2008 में हुए मालेगांव बम विस्फोट कांड में खुद को, यानी योगी आदित्यनाथ को, और कुछ अन्य हिंदू नेताओं को फंसाने की साजिश करने के लिए देश की जनता से माफी मांगने को कहा है। मुख्यमंत्री ने 196 करोड़ की 174 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद अपने संबोधन में कहा, आज आपने महाराष्ट्र एटीएस का एक बयान देखा होगा। उस समय कैसे भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं और अन्य हिंदू नेताओं को झूठे मुकदमे में फंसाने का कार्य किया जा रहा था। आपने मालेगांव विस्फोट के मामले में देखा होगा, कांग्रेस की शरारत देश के खिलाफ एक अपराध है और पार्टी को इसके लिए देश से माफी मांगनी होगी। योगी का ये बयान 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में एक गवाह के मुकर जाने और मुंबई की एक अदालत में ये गवाही देने के बाद आया है कि तत्कालीन वरिष्ठ एटीएस अधिकारी परमवीर सिंह और एक अन्य अधिकारी ने उसे उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इंद्रेश कुमार सहित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 4 नेताओं का नाम लेने को कहा था। धन की उगाही करने और अन्य मामलों का सामना कर रहे परमवीर सिंह को इसी महीने निलंबित किया गया है, यानी 2021 दिसंबर का ये बयान है।
तो योगी आदित्यनाथ ने आज से 4 साल पहले फर्रुखाबाद में यह खुलासा किया था कि उनका नाम भी लेने को कहा गया था एक गवाह से। देखिए, कांग्रेस ने 2004 से 14 के बीच में भारतीय जनता पार्टी से को भिन्न भिन्न मामलों में फंसाने के लिए भारतीय जनता पार्टी उनका प्रमुख जो है कंपटीटर था। उनको मालूम था कि बीजेपी एक बढ़ती हुई ताकत है, सरकार हमने बना ली है, लेकिन फिर भी बीजेपी की 6 राज्यों में सरकार है और उसके लगभग 150 सांसद हैं लोकसभा में, और राज्यसभा में वो मुख्य विपक्षी दल है, लीडर अपोजिशन भी उसी का है। तो कांग्रेस के सामने समस्या ये है कि कांग्रेस के पास कोई पॉलिटिकल या संगठनात्मक स्तर पर ऐसी कोई ताकत नहीं है कि अब वो बीजेपी से लड़ सके। राहुल गांधी दिन भर टीवी कैमरे के सामने या सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। नरेंद्र सरेंडर क्या-क्या बोलते रहते हैं वो। और वो तो भला हो डोनाल्ड ट्रंप का, वो लगातार ये बोल रहे थे कि देखो डील आने वाली है, और मोदी ने ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया है। वो ट्रंप ने जो 25% टैरिफ लगा दिया, तो राहुल गांधी के सिर पे उसने हथौड़ा मार दिया और इनकी कहानी झूठी साबित हो गई। और अब तक जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी की ओर से ट्रंप के बारे में एक शब्द नहीं आया है। जो कुछ भी जो उसकी प्रतिक्रिया आई है, वो नपी-तुली कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल की ओर से आई है, और ये उन्हीं का विभाग है, उन्हीं का असाइनमेंट है, उनका सब्जेक्ट है, और उन्होंने बहुत ही मेजर्ड लैंग्वेज में कहा है कि भारत सरकार इसका अध्ययन कर रही है, और जो भी देश के किसानों के लिए और एमएसएमई सेक्टर के लिए और उद्यमियों के हित में होगा, उसके अनुसार निर्णय लिया जाएगा। तो कांग्रेस का इतिहास ही यही रहा है। 1977 अरे 65 की ओर चलें, कैसे साजिश करके लाल बहादुर शास्त्री को रास्ते से हटाया गया, आज भी वो रहस्य के घेरे में है। किस तरीके से साजिश करके मोरारजी देसाई को हटाया गया, सरकार को गिराई गई। कांग्रेस के करीबी पिट्ठू जो बाद में इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर बने, टीवी राजेश्वर, जो बाद में बंगाल के गवर्नर बने, फिर लंबे समय तक यूपी के गवर्नर रहे जब यूपी में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी। और नीरजा चौधरी ने अपनी किताब में बहुत विस्तार से लिखा है कैसे आईबी के लोगों ने मोरारजी गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने के लिए, एमपीज को तोड़ने के लिए काम किया। उसके बाद किस तरीके से चौधरी चरण सिंह को प्राइम मिनिस्टर बनवाया गया 79 में, और कैसे उनकी सरकार तुरंत गिरा दी गई। उसके बाद वही खेल कांग्रेस ने फिर किया 1990 में, जब वीपी सिंह की सरकार जो है अल्पमत में आ गई, उसने इस्तीफा दिया, चंद्रशेखर को प्राइम मिनिस्टर बनाया, और उनको भी संसद फेस नहीं करने दिया गया, समर्थन वापस ले लिया, और वो भी जो है 6 महीने रहे, 7 महीने रहे। फिर उन्होंने यही दोहराया जब देवगौड़ा को प्राइम मिनिस्टर बनाया, बाहर से समर्थन दे करके 1 साल में सरकार को गिरवा दिया, और उसके बाद दोबारा फिर यही किया जब आई के गुजराल प्राइम मिनिस्टर बने, उनकी सरकार को भी एक साल बाद गिरवा दिया गया। जब अटल जी प्राइम मिनिस्टर बने, उनके खिलाफ भी क्या-क्या षड्यंत्र किए गए, जो तहलका मैगज़ीन के ज़रिए जो बीजेपी के अध्यक्ष थे, बंगारू लक्ष्मण को उनका रिपोर्टर गया, 5 लाख रुपए ऑफर किए, उसका स्टिंग ऑपरेशन कराया, बंगारू को बदनाम कर दिया, और वो बेचारे गुमनामी में, बदनामी में इस दुनिया से चले गए। क्या-क्या बिल्कुल। षड्यंत्र नहीं किए कांग्रेस ने। तो कांग्रेस का ये उस जो अंग्रेज कॉलोनियल पावर का या जो मैकाले का जो कैरेक्टर था, वही आज भी वही संस्कृति कांग्रेस जीवित रखे हुए है। राहुल गांधी के ज़माने में क्या हो रहा है 10 साल से, अब क्या आप देख नहीं रहे हैं? दिल्ली हरियाणा सीमा पर 1 साल किसानों का आंदोलन किस लिए हुआ था? शाहीन बाग में 4 महीने नागरिकता कानून को लेकर के षड्यंत्र किस लिए किया गया था? फरवरी 2020 में जब डोनाल्ड ट्रंप दिल्ली में थे, तब दिल्ली के जाफराबाद में दंगा किस लिए कराया गया था? क्या दंगा वो अपने आप हो गया था? केवल नरेंद्र मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए किया गया था। और किस तरीके से कपिल मिश्रा को जो है उसमें उसके ऊपर कैसा झूठा अभियान चलाया गया, और कपिल मिश्रा को बताया गया कि इनके बयान की वजह से दंगा हुआ। पूरा वामपंथी जो माफिया दिल्ली में है, जिहादी, वो पूरा सक्रिय था किसान आंदोलन में, नागरिकता आंदोलन में और दिल्ली के दंगों में। वो आज भी सक्रिय है, ऐसा नहीं कि चुप बैठ गया है। उसको जितना मौका मिलेगा वो करेगा जरूर वो। तो ये एक लंबा इतिहास है, और ये लोगों को समझना चाहिए
प्राइम मिनिस्टर देश के बाहर के शत्रुओं से कम लड़ रहे हैं, देश के अंदर जो आस्तीन के सांप है उनसे ज्यादा लड़ना पड़ रहा है। और पहले चीफ ऑफ द आर्मी साहब, बाद में चीफ ऑफ डिफेंस साहब जनरल बिपिन रावत ने कहा था, भारत को 2.5 मोर्चों पर युद्ध लड़ना पड़ेगा, एक चीन, एक पाकिस्तान और आधा मोर्चा ये जिहादी माफिया कांग्रेस गठजोड़ भारत के अंदर। और ये आज भी जारी है। आप आज के दिन के राहुल गांधी के बयान देख लीजिए इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। इलेक्शन कमीशन जो है बाकायदा संविधान में जो उसको शक्तियां अधिकार मिले हुए हैं उसी की परिधि में कार्य कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में 3 बार सुनवाई हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर के कोई भी बात ऐसी नहीं पाई है जो कानून से इतर हो। उसके बावजूद जो है कमलनाथ का क्या बयान आ रहा है, जयराम रमेश का क्या बयान आ रहा है, राहुल गांधी का क्या बयान आ रहा है, बिहार के नेताओं का क्या बयान आ रहा है, और जो बिहार की पार्टी है आरजेडी उसका क्या बयान आ रहा है। देश में किसी ना किसी मामले पे लोग उबलते रहने चाहिए, देश में शांति नहीं रहनी चाहिए। अराजकता फैलाने की चेष्टा है। कैसे भी देश में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाओ, देश में राजनीतिक अस्थिरता आनी चाहिए, यही चल रहा है। वीरेन जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो उस दिन का इंतजार करूंगा, पता नहीं ये होगा भी कि नहीं होगा, कि जिन्होंने मालेगांव को लेकर के निर्दोषों को फंसाया, प्रताड़ित किया, उनकी जिंदगी बर्बाद की, ऐसे अधिकारियों, ऐसे पॉलिटिशियन के खिलाफ कार्रवाई होती है या नहीं होती है? क्योंकि समय आ गया है, इस तरह के षड्यंत्रकारियों को उठाकर के सिंकचों के पीछे डाला जाना चाहिए। आप जुड़े, इतना समय निकाला आपने, और दर्शकों से भी निवेदन है कि आपको अगर कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है, तो लाइक करना ना भूलें, वीडियो को फॉरवर्ड जरूर करें, अपने मित्रों को भेजें, और अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो उसके लिए भी नीचे लिंक दिए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भट्ट साहब, थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार।